आपका होस्ट मोहम्मद उजैर। जी हाँ, मैं आपको वेलकम करता हूँ प्रोग्राम लाइफस्टाइल ऑन टाइम पर। मेरे साथ मौजूद हैं मैं हूँ तस्नीम और खुशामदीद हमारे सेकंड एपिसोड पर। और आज हमारा एपिसोड जो है एजुकेशन और हेल्थ पे बेस्ड है। और थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट एक्सप्लेन कर दूँ आपको। हमारा जो प्रोग्राम है वो 3 सेगमेंट्स पे बेस्ड है और हमारा जो पहला सेगमेंट है वो है चलो कुछ सीखें। तो आज हम क्या सीख ज़बरदस्त, हम बहुत कुछ अच्छा सीखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं तमाम लोगों को ये बता दूं कि आप तमाम लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम न्यूज़ HD का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितनी आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे उतना अच्छा हम काम करेंगे और आपकी खिदमत में बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम पेश करते रहेंगे। तो उसके लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो जैसा कि तस्नीम ने कहा कि चलो कुछ सीखते हैं। एग्जैक्टली, चलो कुछ सीखते हैं। तो आज हम बहुत कुछ अच्छा आपको सिखाने जा रहे हैं। तो 3 सेगमेंट्स को हमने इसी तरह डिवाइड किया है कि कुछ अच्छा उसके अंदर कुछ कहा जाए, कुछ ऐसी सीख जो आप तक पहुंचाई जाए कि जिसको आप सीख कर जी हाँ कुछ अच्छा ही सीखें और लोगों को और मज़ीद आगे बताएं। तो बताएं आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। चले आज हम जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर किसी की ज़िंदगी पे मतलब आई थिंक सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, वो कहते हैं ना जान है तो जहान है। तो आज जो है आपसे मैं कुछ सवाल करूँगी। बहुत कॉमन सवाल हैं, आम से सवाल हैं, लोगों के दिमाग में अक्सर रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा गाइड कर देंगे तो हमारे व्यूअर्स को अपनी लाइफ में हेल्थी आदत जो ना अडॉप्ट करने में आसानी होगी। तो मैं आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। हम बहुत सुनते हैं लोगों में हमारी खुराक, हमारी ग़िज़ा वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। अब हमें कोई ताज़ा चीज़ें मिलती नहीं, हर चीज़ में मिलावट है। एक उम्र पे आके बल्कि शायद बच्चों में भी हड्डियों का दर्द, कहते हैं ना हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, अक्सर लोग शिकायत करते हैं, चल नहीं सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो वो एक चीज़ है जिसको कहते हैं विटामिन डी। हाँ, विटामिन डी उसकी यूजुअली हमारे एशियन कंट्रीज़ में औरतों में स्पेशली बहुत कमी रहती है। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो ये कि अगर आप लोगों को बताएं कि विटामिन डी होता क्या है और वो क्यों ज़रूरी है हमारे बॉडीज़ में। अच्छा, पहले तो ये बताता चलूँ कि विटामिन डी के हवाले से आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और ये जोड़ों का दर्द, हड्डियाँ कमज़ोर होना, तो ये तो माशरे के अंदर बहुत कॉमन सी बात है। तो विटामिन डी बिल्कुल हमें लेना चाहिए, खुराक के ज़रिए भी और सप्लीमेंट्स के ज़रिए भी हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल रेकमेंड किसी को नहीं करूँगा कि आप सप्लीमेंट्स की तरफ जाएँ, खुराक पे ही रहें, नेचुरल ग़िज़ा पे ही रहें। तो विटामिन डी बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब करा रहा है, जिससे हमारी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत रहती हैं। तो अगर छोटे बच्चों की हम बात करेंगे तो छोटे बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी अगर पाई जाती है तो हड्डियाँ बहुत ज़्यादा नरम हो जाती हैं उनकी। तो जब वो ग्रोइंग एज पे आते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है, जोड़ों में दर्द रहता है। क्योंकि एक तो हमारे माशरे का अलमिया यही है कि हम एक्सरसाइज बच्चों को नहीं करवाते हैं। घर में बच्चे बस स्कूल से घर, घर से स्कूल, एक यही ऐसा ही रूटीन हम रखते हैं जिसमें हम खुराक का भी ख्याल नहीं रखते। तो विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बढ़ती एज के जो नौजवान हैं तो उन्हें भी विटामिन डी की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उनकी हड्डियां फिर कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर विटामिन डी ज़िंदगी में नहीं होगा तो हड्डियां हमारी कमज़ोर रहेंगी, बोन्स हमारी बिल्कुल सॉफ्ट और ख़राब रहेंगी। तो ये बात सच है कि विटामिन डी सूरज की रोशनी से भी मिलती है। सो ये अब मैंने सुना है, पता नहीं सच है नहीं, कि एशियन कंट्री स्पेशली इन पाकिस्तान, इंडिया, हम वो कम्प्लेक्शन कॉन्शियस बहुत होते हैं। तो हम धूप में जाने से अवॉइड करते हैं। क्या ये रीज़न है कि इसकी वजह से भी विटामिन डी हमारी बॉडी में कम होता है? एग्जैक्टली, सन एक्सपोजर हमारा बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि हम खुद डरते हैं कि हम बाहर धूप में निकलेंगे तो पता नहीं हमारा रंग काला हो जाएगा या पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। तो जैसे आपने देखा होगा कि बाहर जितने भी ममालिक हैं, जितने भी गोरे हैं, जितने भी अंग्रेज़ हैं, वो देखें अक्सर वो बेशक धूप तलाश कर रहे होते हैं। वो जाके सन बात इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि विटामिन डी जो नेचुरली जो धूप से मिलता है उसकी क्या ही बात है, जो खुराक से मिलता है उसकी क्या ही बात है। तो वो बेसिकली ऐसे उसे मेजर करते हैं कि आधा सन पे सारा अपना जो है नज़ला डाल देते हैं कि भाई तब तुमने ही हमें विटामिन डी देना है, और आधा खुराक के सब्जेक्ट पे आ जाते हैं कि वो खुराक से विटामिन डी लेना शुरू करते हैं। तो विटामिन डी ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को बिल्कुल लेना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो हार्ट डिजीज़, कोलन कैंसर, बहुत सारी ऐसी बीमारियों से आप फिर बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। जैसे फ्लू है, फ्लू का शिकार आप बहुत ज़्यादा होते रहेंगे। तो ये तमाम वजूहत हैं कि विटामिन डी की कमी की वजह से पैदा होंगे। तो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत। तो एक और सवाल ये कि विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स हैं वो तो ईजिली अवेलेबल है। कोई नेचुरल, कोई 2 या 3 ऐसी नेचुरल ग़िज़ा में हम कौन सी चीज़ें शामिल कर सकते हैं जिससे हमें
कुदरती तौर पे विटामिन डी है। एग्जैक्टली बहुत सारे ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें विटामिन डी अवेलेबल है। ऑरेंज के अंदर मौजूद है, लिवर के अंदर मौजूद है, बीफ के अंदर मौजूद है, सीरियल्स के अंदर मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप अपने खानों में शामिल करेंगे तो आपको विटामिन डी बिल्कुल मिलता रहेगा। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं तो 400 आयु के करीब उन्हें विटामिन डी आप दें, कोई मसला नहीं है। एग्जैक्टली और अगर ग्रोइंग एज में है तो 1000 आयु तक आप उन्हें दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि सप्लीमेंट पे ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना है, ज़्यादातर हमें डाइट पे फोकस करना है। जितनी डाइट और जितनी खुराक आपकी अच्छी रहेगी और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर उन चीज़ों को आप खुराक में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत 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 मज़ा आएगा। अच्छा, और ये भी मैं एक थोड़ी सी मशवरा ये है मेरा कि कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। खुद से ओवर द काउंटर जाके सप्लीमेंट से दवाइयाँ ना लें, क्योंकि अक्सर और बेशतर उसका जो इफ़ेक्ट होता है ना वो नेगेटिव ही होता है। फ़ायदा लोग सोचते ही हैं कि अगर मैं 400 आयु ले रहा हूँ और मेरी मुदाफ़ियत पूरी हो रही है, विटामिन डी की मैं कमी को पूरा कर सक रहा हूँ, तो उसके जुनून और जोश में वो ज़्यादा ज़्यादा लेना शुरू करते हैं। फिर उससे होने लगते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। तो साइड इफ़ेक्ट्स भी यही हैं उसके कि अगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर आप जाएंगे कि अगर किसी के अंदर, वैसे तो ये भी कहा जाता है कि विटामिन डी एक ऐसा मिथ इन्होंने बना दिया है कि विटामिन डी की अगर एक्स्ट्रा डोजेज ली जाए दिन के अंदर, जैसे 4 गुना ज़्यादा लिया जाए, तो क्या उससे हम बीमार हो जाएंगे? तो ये भी एक गलत बात है। ये भी मैं बता दूं कि नहीं, नुकसान नहीं है। कि अगर एक्चुअल डोजेज उसकी सिंगल डोजेज है जो कि 400 आयु, और अगर कोई 4 गुना ज़्यादा भी लेना चाहता है तो भी ले सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर उससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो जाहिर बात है फिर वो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर उसको 4 गुना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। और सप्लीमेंट्स अगर ले रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको उसकी गाइडलाइन दूँगा। और भी न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, और भी डाइटिशियन मौजूद हैं, और भी डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो जाके किसी से भी पता करें, इंशाल्लाह आपको वो गलत गाइडेंस नहीं। तो आपके अगर जोड़ों में दर्द है, आपको हड्डियों में दर्द हो रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, थकावट महसूस हो रही है, पहला स्टेप है आप किसी डॉक्टर के पास जाएं। आप एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट कराएं, उससे आपके विटामिन डी लेवल्स का आपको पता चल जाएगा। अगर वो कम है जो नॉर्मल होने, उसके बाद दोबारा डॉक्टर से मशवरा करें। उसी के बाद आप कोई भी ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें। ये तो हो गई विटामिन डी की बात। अच्छा, एक और सवाल आपसे, माइक्रोवेव। हमारी ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तार पे चल रही है, अब वक्त नहीं है कि वो चूल्हों पे खाना गर्म किया जाए। हर चीज़ इंस्टेंट हो गई, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट टी, इंस्टेंट नूडल्स, और माइक्रोवेव हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जल्दी से हमें ये बता दें कि क्या माइक्रोवेव इस्तेमाल करना ठीक है, और अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्या बीमारियां हो सकती हैं माइक्रोवेव के एक्सेसिव इस्तेमाल से? माइक्रोवेव, पहले तो ये बता दूं आपको, किसी हवाले से कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है अगर आप इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी जनरेट करता है कि जिससे आपको कोई शॉक लग सकता है। जैसे अगर आपके पास सेल फोन है तो उसे कोलाइड करके वो आपको एक और शॉक लग सकता है उससे भी। तो आप अगर माइक्रोवेव इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा दूर रहें उससे, और सेल फोन जेब में ना रखें। पहली बात तो ये है। देखिए, खाना अगर आपका गर्म होता है या आपका पानी अगर गर्म होता है तो कैसे होता है? जब माइक्रोवेव के अंदर आप कोई चीज़ गर्म करने के लिए डालते हैं तो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा गर्मी अंदर पैदा हो रही होती है, जिससे पानी का है वो सरप्लस इतना बढ़ जाता है कि उससे आपका खाना मूव होना शुरू हो जाता है माइक्रोवेव के अंदर, जो कॉज करता है आपका खाना गर्म करता है और जो मदद करता है आपका खाना गर्म करने में। तो खाना आप बिल्कुल बेशक गर्म करें, जब भी माइक्रोवेव इस्तेमाल करें तो उससे थोड़ा सा दूर रह सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पल्सेस हैं, जो एनर्जी है, उसकी वजह से। बाकी माइक्रोवेव आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो और माइक्रोवेव इस्तेमाल करने का एक और मैंने सुना है कि उसके ऊपर अगर कवर कर दें खाने को तो वो थोड़ा वो मदद करता है प्रोटेक्ट करने में। देखें, खाना अगर गर्म हो रहा है और उसके ऊपर अगर कोई चीज़ आपने रख दी है तो उससे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ गर्मी, जो गर्माइश है कि खाना आधा ठंडा गर्म ना रह जाए और ज़्यादा हमें ओवर हीट करना ना पड़े। अगर खाना आप माइक्रोवेव में ओवर हीट करेंगे तो खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो
ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अगर खाना आपने सही तरीके से माइक्रोवेव में गर्म करना है तो उसे ऊपर से आपने ढक देना है ताकि इंटायर यानी तमाम जो खाना है आपका वो आसानी से गर्म हो जाए और जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बरकरार रहें और आप अच्छा खाना खाएं। वैसे तो कोशिश करें कि पुराने ज़माने की तरह थोड़ा सा चूल्हा ही इस्तेमाल करने, थोड़ा वक्त लगता है लेकिन बेहतर है। जो जितने नेचुरल चीज़ें हम करें वो इन द लॉन्ग रन लंबे अरसे के लिए हमारे लिए बेहतर है। एक और सवाल, अब हर किसी को पतला होना और जल्दी जल्दी पतला होना, लेकिन ये सोडा और शुगर, इतनी मीठी जो बेवरेजेस होती हैं, कोक वगैरह, तो ये बहुत मशहूर है कि वो एक्स्ट्रा चीज़ पिज़्ज़ा और एक डाइट कोक, तो डाइट कोक पीने से ये सुनने में आया है कि वज़न नहीं बढ़ता, तो ये सच है? ये एक बहुत आपने अच्छी बात कही और अच्छा सवाल किया। इसके हवाले से तो एक बड़ी लंबी दास्तान है मेरे पास जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसको शॉर्ट यही करूँगा कि जितनी भी डाइट सोडाज़ हैं जो क्लेम करती हैं हम डाइट सोडाज़ हैं, वो आप ना पिएं, उससे आपका वेट गेन ही होगा, आपका जी हाँ वेट में इजाफा ही होगा, कमी नहीं आएगी। तो अगर कोई ये कहता है कि डाइट सोडा पीने से मुझे कैंसर होगा, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये सारी अफवाहें हैं। हाँ, अगर कोई ये कहेगा कि डाइट सोडा पीने से मुझे डायबिटीज़ हो जाएगी, तो मैं कहूँगा हाँ शायद हो सकती है। उसकी वजह ये है कि इट्स ऑल मेड बाय केमिकल्स। तो शुगरी केमिकल्स, जो टेस्ट आता है एक शुगर का, बेसिकली शुगर नहीं होती, लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, जो आई थिंक दे डोंट यूज़ सेकंड, दे यूज़ समथिंग एल्स। तो डोंट यूज़ डाइट सोडास। इससे अच्छा चीनी का इस्तेमाल कर लें। अगर बहुत शौक है आपको कोई चीज़ मीठा पीना है तो आप चीनी का इस्तेमाल कर लें, लेकिन डाइट सोडा का इस्तेमाल। अच्छा, बहुत अच्छी बात की, चीनी का इस्तेमाल। हमारे खानों में, पाकिस्तानी खानों में, हमारा कोई खाना मीठे के बगैर तो नहीं पूरा होता, मीठा तो बनता है हर खाने के बाद। और बेसिकली जो डाइट सोडास है उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर बेसिकली डलता है। वही मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है हर चीज़ में। आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल ना किया जाए। नहीं तो फिर उस, अब मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर चीनी नहीं तो नेचुरल और कौन सी शुगर की फॉर्म्स हैं जो हम चीनी की बजाय इस्तेमाल करें, अगर जो इजीली अवेलेबल हैं? ये जो प्रोडक्ट्स आती हैं जिनमें लिखा होता है ज़ीरो शुगर, ठीक है ना, जैसे सुकराल वगैरह है, तो ये तमाम चीज़ें आप कैंड्रिल इस्तेमाल कर लें, सुकराल इस्तेमाल कर लें, चाय के अंदर भी आप इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आप जो मिठास चाहते हैं वो भी आपको मिले और कैलोरीज भी उनमें ना हो और शुगर भी ना हो, तो आप अच्छे से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है, इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा, हम ब्राउन शुगर या हनी यूज़ वो बेहतर है चीनी से? There is no such thing called as like कि जिसमें शुगर ना हो, तो लें लेकिन कम मिकदार में लें। अपनी पूरे दिन की खुराक को, जो आप खुराक ले रहे हैं वो अगर मेंटेन है, आपका शुगर लेवल कंट्रोल है, तो आप उसे बिल्कुल आसानी से कम मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। शहद लेना है तो थोड़ा सा लें, ब्राउन शुगर लेनी है तो थोड़ी सी लें, ये तमाम चीज़ें आप इस्तेमाल करें, लेकिन ख़ास ख्याल रखें आपका थ्रू आउट द डे जो है वो किस तरह डिज़ाइन हुआ है और किस तरह आप खुराक ले रहे हैं, अच्छे से ले रहे हैं या बुरे से ले रहे हैं, तो आप तो मतलब शुगर कम इस्तेमाल, शुगर का कम इस्तेमाल। चलिए, एक आखिरी हमारे हेल्थ के सेगमेंट का एक आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही वज़न कम करना, वर्जिश नहीं करनी, हमने मेहनत नहीं करनी, अक्सर लोग डाइट पे चले जाते हैं, फाके करने लग जाते हैं, वो भी उससे भी बढ़ के लोगों ने अब तो एक कदम उठाना शुरू कर दिए। एक प्रोसेस है या एक ट्रीटमेंट है जो मेरे ख्याल से आप सब ने सुना होगा, उज़ैर आपने भी सुना होगा, उसको कहते हैं लाइपोसक्शन। तो ये लाइपोसक्शन अब बहुत इजीली कॉमनली हर सेकंड ब्यूटी क्लिनिक या एस्थेटिशियंस कर रहे हैं, तो ये लाइपोसक्शन सेफ है और ये है क्या लाइपोसक्शन? देखें, बहुत अच्छा सवाल, ये भी, इस पे भी बड़ी बहस हो सकती है और आप सवाल ही कुछ ऐसे कर रही हैं कि मुझे जल्दी जल्दी जवाब देना पड़ रहा है ताकि कम वक्त में अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। Liposuction is a process. It's a process of when you getting your fat removed. आपका फैट आप बॉडी से ख़त्म करवा रहे हैं, वो फैट जो लटक रहा है, चर्बी लटक रही है, आप ओवरवेटेड है। लेकिन अमूमन जब लाइपोसक्शन लोग करवाते हैं, जब एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, डाइट भी अच्छी ले रहे होते हैं, लेकिन जब जाके उनका फैट फ्लैब्स लटकना शुरू हो जाता है साइड से या बॉडी के किसी भी हिस्से से, तो वो उसे ख़त्म करवाते हैं। तो जब वो ख़त्म करवा लेते हैं तो वो बहुत मुतमईन हो जाते हैं। इट्स अ प्रोसेस जिसमें लेज़र इस्तेमाल होती है और फिर उसके ज़रिए आपको 5 से 6 सिटिंग्स के अंदर ये जाके फिर ख़त्म होता है फैट आपका। जब
फैट ये ख़त्म होता है तो लोग समझते हैं कि अब हम बिल्कुल फिट हो गए हैं, लेकिन फिर ये फैट बढ़ जाता है, फिर लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं और फिर लोग ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर से वो फैट आ जाता है। तो लाइपोसक्शन अगर करवाएं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप उसे मेंटेन कर सकें, अपनी लाइफस्टाइल को भी मेंटेन कर सकें, एक्सरसाइजेस भी करते रहें और डाइट का भी ख्याल रखें, तब जाके ये प्रोसेस कामयाब होगा, वरना ये प्रोसेस आपका कामयाब नहीं। और फिर दोबारा से अगर ऐसी कोई भी ट्रीटमेंट करवानी है तो आप ये ज़रूर अब इत्मीनान कर लें, मुतमईन होकर कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं, क्योंकि आजकल हर दूसरी क्लिनिक पे इस तरह की ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं। थैंक यू सो मच उज़ैर, इतनी सारी अच्छी बातें हमने सीखी और हमारी सेहत के और हेल्थ के बहुत सारे सवालों के जवाब आपने दिए। अब हम रेडी हैं हमारे अगले सेगमेंट के लिए, उसमें हम कराएंगे एक बहुत स्पेशल गेस्ट से आपकी मुलाकात। तो मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम में, जिसका नाम है लाइफस्टाइल ऑन टाइम। जी हाँ, अब हमारा सेगमेंट शुरू होने जा रहा है। चलो करते हैं मुलाकात। तो किससे करते हैं मुलाकात, तस्नीम हमें बताएंगी। जी तस्नीम, आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मेरी कॉलीग भी हैं और कॉलीग के होने साथ साथ शी इज़ लाइक फैमिली और बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। इनका नाम है सारा मुस्तनसिर। और सारा क्या करती है मैं बता देती हूँ जल्दी जल्दी। सारा जो एक प्री स्कूल टीचर हैं, ये पिछले 5 साल से टीचिंग की फील्ड से वाबस्ता हैं और सिर्फ टीचिंग की फील्ड से कोई वाबस्ता नहीं है, टीचिंग इनका पैशन भी है। और मैंने बहुत सारे टीचर्स देखी हैं अपनी इतनी टेन्योर में एज एन एजुकेशनिस्ट में। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच्चे दिल से बच्चों से मोहब्बत करते हैं और अच्छी तरीके से अपना काम निभाते हैं। और मिलते हैं सारा से। हाय सारा, कैसे हो आप? ठीक हो? हाउ आर यू? एक्साइटेड? पहले तो आपको शो में हम खुशामदीद कहते हैं और बहुत सारे सवालात हैं जो तस्नीम आपसे पूछना चाहती हैं और मैं पूछना चाहता हूँ, तो आगाज़ करते हैं। सारा, सबसे मैंने बता तो दिया कि 5 साल से टीचिंग कर रही हो आप। मुझे जल्दी जल्दी ये बताओ कि वाई टीचिंग क्यों? I always wanted to be a teacher. Like it was sorted because probably it runs in my genes. और मतलब मेरी दादी टीचर, मेरी अम्मी टीचर, मेरी खाला टीचर, मेरी फूफो टीचर. So I have seen it all my life. So like it was always sorted कि नहीं बनना है तो टीचर ही बनना है. Like I mean everybody knew, all my friends knew, and they used to tell me कि हाँ तुम तो टीचर ही बनोगे, तुम्हारे तो sorted. I was like अच्छा. But then eventually it happened, and then you know I just started, and then I just enjoyed so much कि फिर it was हाँ, अब रुकना नहीं है। हाँ, और 5 साल से कर रही हो टीचिंग। सारा, कौन से एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ाती हो आप? आपके बच्चे कितने बड़े हैं? Okay, so previously I was kindergarten teacher, so वो 4.5 to 5.5, and currently I'm pre-kindergarten teacher, which is nursery of course, और तो उसका issue होता है 3.5 to 4.5। 3.5 से 4.5 साल के बच्चे, तो ये काफ़ी छोटे बच्चे हैं, इतने बड़े तो नहीं हैं। तो और इससे पहले थोड़े बड़े बच्चों को पढ़ाती थी, अब 4.5 से 5.5 साल के बच्चे। तो सारा, मुझे ये बताओ कि इतने छोटे बच्चे हैं, उनको हैंडल करना मुश्किल, बिकॉज ये लोगों की समझ ये होती है कि जो छोटे बच्चों की टीचर होती है वो एक्सपीरियंस नहीं भी हो तो चलता है, छोटे बच्चे तो हैं, इनको क्या सिखाना है, इनको क्या पढ़ाना है। तो ये ज़रा सा लोगों को बताएं कि ये इस एज के बच्चों को पढ़ाने में क्या चैलेंजेस, कितना मुश्किल है। और एब्सोल्युटली नॉट। आई मीन मुझे लगता है कि बड़े बच्चों को पढ़ाना कंपैरेटिवली इजी होता है, बिकॉज आई गिव ट्यूशन टू बड़े बच्चे, तो वो आई थिंक दैट्स इजी। बट छोटे बच्चों के लिए एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, एंड देन जो अभी है वो दे गोइंग टू टेक इट ऑल देयर लाइफ। आई मीन तो अब जो बीज बोते हो फिर वही पौधा उगता है, वो तो इट्स लाइक जो अटेंशन छोटे बच्चों को चाहिए, एंड देन अबाउट इट एक अनप्रोफेशनल टीचर या एक बिगनर टीचर ऑफ कोर्स विद टाइम तो सीख ही जाता है, बट आई थिंक ज़्यादा प्रोफेशनल होना, छोटे बच्चों के साथ आपको ज़्यादा प्रोफेशनल टीचर चाहिए होती है, बिकॉज बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या क्या और मज़ीद जो हैं मुश्किलात पेश आती हैं? जैसे आपने जंप किया, पहले बड़े बच्चों को पढ़ाती थी फिर छोटे बच्चे, तो क्या क्या मुश्किलात आपको फेस खुद में आपने देखा कि मुझे मुश्किल हो रहा है ये करने में, बड़ों को ये था अब छोटों को ये है, तो क्या मुश्किलात? सबसे पहले तो जब टर्म शुरू होता है तो बच्चे अपने घर से आ रहे होते हैं, सो लाइक द वेरी ऑब्वियसली वो लोग अपने पेरेंट्स से इतनी अटैचमेंट हो गई होती है, और फिर दे गेटिंग टू सी देयर पेरेंट्स एवरी डे, और उनका रूटीन होता है, और फिर वो लोग अचानक से अगस्त में स्कूल आना शुरू कर जाते हैं।
तो अब इतने छोटे बच्चे होते हैं, उनको स्टार्टिंग के इनिशियली 2-3 मंथ्स तो उनको सेटल होने में टाइम लगता है कि वो लोग फिर दे क्रैंकी एवरी मॉर्निंग एंड देन दे टेक देयर ओन टाइम टू सेट, बट आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन कि आपको समझना है कि नहीं ठीक है, इट्स फाइन, इट्स नॉर्मल, हमारा भी रूटीन चेंज होता है तो हमें भी मुश्किल दूसरे के बच्चे आपके साथ जब इंटरेक्शन कर रहे हैं तो आपके अपने बच्चे भी हैं? यस, आई डू हैव अ किड। तो अपने बच्चों को कैसे आप संभालती हैं? तो मेरा अभी तो आई एम यंग मदर, लाइक आई एम न्यू मदर Okay, ओनली, mashallah. या सो माय सन इज 16 months old. Okay. So, and I Very started working when he was 6 months old. Right. So yeah, so what happens is that, so but of course I'm at school, so I'm working. So when I go back home, so it's only me and him. Okay. So I just make sure कि अगर मैं सुबह इतने घंटे नहीं हूँ, so I'll make it up to him for those hours. Very good. So yeah, it's just that. आपके हस्बैंड का इसमें क्या किरदार है? Oh, my husband is super supportive. I mean, if your husband is not supportive, then you cannot do तो anything anyway. मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अगर मियाँ बीवी हैं और वो दोनों ही काम करते हैं तो बैलेंस किस तरह करना है, ये भी हम सारा से पूछते हैं। तो ये बैलेंस हो जाता है? बिल्कुल Absolutely हो जाता है. I mean, of course, I would say कि you would need super supportive in-laws for that. Very good. Yeah, but then आपके अंदर खुद भी होना चाहिए. सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेज। और अगर आपने अपने ठान लिए कि नहीं करना है तो करना है, then no ifs and no buts. वेरी गुड। तो फिर आप जितनी वजहें ढूंढेंगे तो फिर आपको मिल तो जाएगी ना करने की, but if I want to do it, I'll do it anyhow. So it's just that initially मुझे तो feel बस होता करना था. है, बस लगन होनी चाहिए अंदर कुछ absolutely, yeah, and I'm power very, होनी I चाहिए, love will what I power। do. I love my job. I absolutely love going to school. So I would never say कि मैं ऐसे ही कर रही हूँ just for the sake of working I'm doing it. I love it. I don't know अगर मैं कुछ और कर सकती हूँ. Exactly. तो मैं भी तस्नीम से यही बात कर रहा था कि रिश्ते अमूमन इसी बात पे ख़राब होते हैं कि जब मियाँ बीवी दोनों ही काम कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे के कंपटीशन में आ जाते हैं बेसिकली। तो कंपटीशन ना करें, मियाँ बीवी हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखें और ज़िंदगी अच्छे से बसर करें, मेरा तो यही मानना है। बिकॉज़ अब वक्त बदल गया है। अब एक सिर्फ मर्द घर का काम करे और बाहर जाके पैसे कमाना मुश्किल है और घर चलाना भी मुश्किल है, और अब सब प्रोग्रेस कर गई है, दुनिया बदल गई है। तो औरतों को मेरे ख्याल से घर से बाहर अब निकलना चाहिए। और आई थिंक टीचिंग से ज़्यादा कोई नोबल और इज़्ज़तदार प्रोफेशन है नहीं, बहुत ईजी है, रिलैक्स टाइमिंग्स होती हैं। तो आई थिंक ये पॉसिबल है। और आप एज हस्बैंड, सब हस्बैंड से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट करें अपनी वाइफ को, उनको निकलने दें। और सार ने कहा उनके इन-लॉज बहुत सपोर्टिव हैं, तो इन-लॉज से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने घर से अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को निकलने दें, काम करने दें, उनको भी बढ़ने का मौका दें। सारा हमारा शो ऐसे होता है कि हम कोई ना कोई एक वैलिड टॉपिक पे बात करते हैं। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है और वक्त भी हमारे पास थोड़ा कम होता है, तो मुझे ये अचानक से ये वायरस का पूरा माहौल हो गया। स्कूल्स चल रहे थे, चलते चलते गवर्नमेंट ने स्कूल बंद कर दिए, बट अब बच्चे घर में बैठे हैं। और ये जो इतने महीने, फरवरी के सेकंड हफ्ते से बहुत से प्राइवेट स्कूल्स बंद हैं। आज हम अप्रैल में आ गए हैं। ये इतने हफ्ते जो घर में बच्चे बैठे हैं और उनका एकेडमिक लॉस तो हो रहा है ना, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। तो दो सवालों के जवाब कि आपकी स्कूल या जनरली जो आप जानते हैं स्कूल्स क्या कर रही हैं इस गैप को भरने के लिए, और एज अ टीचर आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं ये गैप फिल करने में। तो किस तरह ये मैनेज कर रहे हो, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई रोक दी है, क्या आप बंद हो गई है, आप समर वेकेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं या कुछ किया जा रहा है, और कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत ही स्कूल्स हैं जो एक्चुअली ओ लेवल और ए लेवल जो बड़े बच्चे तो उनकी तो ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली हो रही है। सो हाँ एग्जैक्टली, तो अब 8 बजे से 2 बजे तक उनकी तो क्लासेस होती है, which is I think great. I mean they're doing it. But now since मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, it's a preschool, right? तो अब हम लोग इतना ज़्यादा, क्योंकि सबसे पहले तो हम स्क्रीन टाइम इतना नहीं अलाउ नहीं करते, सबसे बड़ी बात है। सो व्हाट वी डू इज़ दैट, और ऑब्वियसली हम बिल्कुल छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि बच्चे बिल्कुल ही, और अब फिर वो लोग करेंगे भी क्या एग्जैक्टली। और हाँ, और थोड़ी लर्निंग तो ज़रूरी है ही दिन में। सो व्हाट वी डू इज़ दैट वी मेक शॉर्ट वीडियोज़ फॉर किड्स। हम घर से ही, अच्छा, आप वीडियो लेसन अपना लेसन वीडियोस पे रिकॉर्ड, ओके। तो वी रियली शॉर्ट वीडियोज़ जिससे हम उनका रिविजन करवा लेते हैं, थोड़ा सा काउंटिंग कर लिए, उनका थोड़ा सा उनके फोनिक्स रिवाइज कर लिए, शेप्स का रिविजन हो गया। तो होता क्या है कि हमारी वीडियो हम कोशिश करते हैं कि 5 मिनट से ज़्यादा तो स्ट्रेच करें ही नहीं, बिकॉज पेरेंट्स भी स्क्रीन टाइम नहीं देते, हम टीचर्स भी इतना फेवर में नहीं होते स्क्रीन टाइम के। तो वो याद रखते हुए हम बहुत शॉर्ट सी वीडियो बनाते हैं, और फिर कभी स्टोरी टाइम हो गया तो थोड़ी सी फन वीडियो होती है जो बच्चे देखते हैं, और फिर दैट्स हाउ यू डू। एंड देन ऑल्सो
वी हैव बीन सेंडिंग देम वर्कशीट्स ऑनलाइन हम, या थोड़ा सा जो भी फन वर्कशीट हो गई जो वो लोग इजीली कर सक रहे हैं घर पे, हम वो उनको भेजते हैं। और आपको लगता है कि पेरेंट्स और बच्चों का रिस्पांस सही है और ये थोड़ा मैनेज हो रहा है, ये जो इतना पढ़ाई का नुकसान है इसमें कुछ हेल्प हो रही है? देखिए वो रोज़ स्कूल आना और फिर वो रोज़ का टेंशन तो नहीं ही हो सकता, वो तो ऑब्वियसली वो तो जो अब दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ गोइंग टू हैपन अब तो। सो इट्स जस्ट दैट हम जितना कर सकते हैं हम उतना कर रहे हैं, एंड लकीली बिकॉज पेरेंट्स भी सबसे बड़ी बात है, बिकॉज फादर्स आर होम एंड मदर्स आर गेटिंग ऑल द टाइम, तो वो लोग भी दे आल्सो डूइंग इट, एवरीवन पुटिंग इन एन एफर्ट। मुझे इतनी खुशी होती है देख के कि इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ बच्चे घर पे कर रहे होते हैं, सो दे लर्निंग सो मच आउट ऑफ इट, तो अच्छा लगता है देख के। बिकॉज एक होता क्या है कि नॉर्मली ये सब नहीं हो सकता बिकॉज द मदर्स आर बिजी लुकिंग आफ्टर द हाउस, सो कुकिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, तो अब होता क्या है कि अब बिकॉज द फादर्स आर होम और बाकी सब भी घर पे हैं, तो मदर्स को थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वो हर चीज़ प्लान कर सकती हैं अपने बच्चों के लिए, दे कैन यू नो वन ऑन वन इंडिविजुअल अटेंशन, फादर्स का अटेंशन मिल रहा है, सो या आई थिंक दे डूइंग इट। तो आपको लगता है कि अब इस मौके पे फादर्स अगर जो वालिद हैं वो भी अगर पार्टिसिपेट करें तो चीज़ें आसान हो जाए? अच्छा, एक सवाल सारा ये है कि माशाल्लाह इतना बिजी रहती हैं आप और इतनी सारी चीज़ें आपने बताई, तो जब फ्री टाइम होता है तो उसमें सारा क्या करती हैं? आई लव कुकिंग। अच्छा, आई लव कुकिंग से याद आया, सारा बच्चा भी संभालती है एक छोटा सा, घर में खाना मुझे भी पता है बहुत अच्छा बनाती है, शी इज़ अ वेरी गुड टीचर, बहुत अच्छी बच्चों के साथ इनका इंटरेक्शन है। तो सारा क्यों ना हमने एक मोन्टाज प्रिपेयर किया आपके लिए, हम मिलके थोड़ा सा देख लें कि सारा करती क्या है। उसके साथ साथ वक्फे में भी जाते हैं, और जब वक्फा शुरू हो उससे पहले जो मोन्टाज आपने क्रिएट किया है वो भी हम देखते हैं। तो जाते हैं एक छोटे से वक्फे पर और देखते हैं सारा क्या क्या करती हैं, लौटते हैं वक्फे के बाद, कहीं मत जाइएगा, साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे शो में, जिसका नाम है लाइफस्टाइल ऑन टाइम, जो मोन्टाज तस्नीम ने प्रिपेयर किया था। उम्मीद करता हूँ आपने देखा, आपको मज़ा आया होगा। सारा से भी पूछते हैं, तस्नीम से भी पूछते हैं, उनको कैसा लगा। Did you like it, सारा? अच्छा लगा? हाँ, अपने आप को देख के अच्छा लगता है ना स्क्रीन फिर। So special. हाँ, you are special. अच्छा सारा बताओ, अगर टीचर ना होती तो फिर क्या होती? मैं शेफ़ होती। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, whenever जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं किचन में ही होती हूँ पूरा दिन। अच्छा, तो फिर मतलब खाना बनाना भी एक आर्ट है वैसे, मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल काम है।
आई लव कुकिंग। हाँ, तो जो लोग खाना बनाती हैं घर खवातीन वो अपने आप को कम नहीं समझे, खाना बनाना भी बहुत अच्छा काम होता है। चलो शेफ़ होती। अच्छा, अब जाते जाते ना मुझे जल्दी से ये बता के जाओ कि अपने आप को 3 लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करना है, एक एज अ टीचर और एक माँ की तरह। तो कौन सी 3 खूबियाँ हैं जो आपको डिस्क्राइब करती हैं एज अ मदर एंड एज अ टीचर? एज अ टीचर तो मैं बहुत पेशेंट हूँ। पेशेंट, एज अ मदर डेडिकेटेड, एंड एज ह्यूमन आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। सो ये कहना सही होगा कि एक टीचर और अच्छी मदर होने के लिए, अच्छी टीचर होने के लिए 3 ये क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। आपको पेशेंट मतलब बहुत सब्र, और छोटे बच्चों के साथ तो बहुत सब्र चाहिए। आपको डेडिकेटेड होना है, मतलब अपने काम के साथ बहुत मुखलिस होना है और लगे रहना है। और तीसरा हार्ड वर्किंग, मेहनत। तो ये अगर अच्छी टीचर बनना है, अच्छी माँ बनना है, तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अभी सारा अब जाने का तो वक्त हो गया, बट हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस को सिर्फ ये बताएंगे, जो एक लोगों के दिमाग में एक बात है कि जो औरतें ख़वातीन घर से काम करने के लिए निकलती हैं वो अच्छी माएँ नहीं होती हैं, अच्छी बीवियाँ नहीं होती हैं, अपने घर को टाइम नहीं दे सकती। ये सच तो नहीं है। तो ये कितना गलत है, ज़रा सा एक आखिरी मैसेज ज़रूर देती है जाओ। गारंटी तो इस बात की भी नहीं है जो घर पे बैठी है वो बहुत अच्छी माँ है। माँ तो माँ होती है, अब उसके अंदर तो अच्छा तो होता ही नहीं है। शी इज़ गोइंग टू डू हर जॉब, शी इज़ गोइंग टू डू हर ड्यूटी, नो मैटर वो कितना भी काम कर ले, वो माँ तो होती है ना एट द एंड ऑफ द डे। सो आई फील ऐसा कुछ भी कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है कि आप अच्छी माँ हो या नहीं हो। सो सर हर इंसान अपनी औलाद से मोहब्बत और तो इतनी ही करता है, हर माँ अपनी औलाद से मोहब्बत। तो आप उस माँ को ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज देखिए वो काम भी कर रही है और उसके उस वक्त भी उसके दिमाग में एक पार्ट पे उसका बच्चा तो चल ही रहा है नॉन स्टॉप, आप भूल तो नहीं सकते ना। तो इसलिए आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम आई थिंक वर्किंग मदर्स आर मल्टीटास्किंग, कुछ छूटता नहीं है, बस सब साथ चल रहा होता है। सो इट्स दैट यू जस्ट नीड टू अप्रिशिएट, और लोगों को ये बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। मैं भी गोल रोटियाँ बना सकती हूँ, मैं भी अपने घर की सफाई करती हूँ, आई वर्क एंड आई डू एवरीथिंग। इट्स जस्ट ऐसा ही होता है। अच्छा, वैसे एक बात है कि मर्द भी अच्छा खाना बनाते हैं। मर्द बेहतरीन खाना बनाते हैं वैसे। बेहतरीन खाना। तो जितने भी मर्द हजरात हैं उनके हाथ का अगर मैंने खाना खाया है तो हैट्स ऑफ, बहुत बहुत मज़ेदार खाना बनता है और बहुत मज़ेदार खाना होता है। तो नहीं, इसका मतलब ये सॉरी कि फिर जो ख़वातीन घर से काम करने के लिए निकलती हैं तो बच्चे संभालें और खाना जो है ना उनके हस्बैंड बनाए। इसमें भी कोई मसला नहीं है, ये भी होना चाहिए, ये भी रूटीन इंसान को मिलकर करें और मिल के एक साथ एक होकर ये तमाम काम आप अंजाम दे सकते हैं। कोई कंपटीशन ना करें, एक दूसरे का साथ दें और अच्छे से अपनी ज़िंदगी बसर करें। ओके, सो इसी के साथ सारा थैंक यू सो मच हमारे शो में आई और इतना टाइम निकाला अपने कीमती वक्त से। होप मज़ा आया हो। हमें बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे शो में आई और हमारे व्यूअर्स को कुछ अच्छा बताया। तो हमारा एक तीसरा सेगमेंट भी है, तो तस्नीम उसके हवाले से बताएंगी। बस अब सारा के जाने के बाद हम अपना तीसरा सेगमेंट अनाउंस करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू आवर शो लाइफस्टाइल ऑन टाइम। हम दोबारा हाजिर हुए हमारे आखिरी सेगमेंट के साथ और इसका नाम है चलो कुछ अच्छा सोचें। तो हम अब क्या अच्छा सोचने जा रहे हैं? बहुत एक दुख की बात भी है जिसमें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और अभी हम रास्ते से आ रहे थे तो हमने देखा भी, जो मास्क वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, जो ग्लव्स हम इस्तेमाल करते हैं, वो रोडों पे फेंके जा रहे हैं, गार्बेज कैंस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो क्या ये हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आप तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि जो भी डिस्पोज करने के जो प्रोडक्ट्स हों, जो भी वेस्टेज प्रोडक्ट्स हों, उसे आप गार्बेज कैन में ही डालें। ये मास्क हैं, ये जो ग्लव्स हैं, ये भी अगर आप रोड पे फेंकेंगे तो ये भी गंदगी ही फैलाएंगे हमारे माशरे में और इससे गंदगी और मज़ीद बढ़ेगी। तो आज की अच्छी बात के साथ मैं प्रोग्राम को अपने इख्तिताम पे ले जाना चाहता हूँ और तस्नीम से भी ये कहना चाहता हूँ कि जाते जाते कोई एक ऐसी बात व्यूअर्स के लिए जो अच्छी हो। सो अच्छा सोचें। तो हमने मास्क डिस्पोजल की बात की कि रास्तों में हम फेंक रहे हैं। एक तस्वीर है जो मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स देखें, उस तस्वीर को देखते हैं और उसके बाद कुछ वाकई सोचते हैं। तो आइए देखें। खूबसूरत बात कही और उम्मीद करता हूँ ये तस्वीर भी आपने देखी होगी। तो इसके साथ हम प्रोग्राम को अपने
बाय बाय कहते हैं और मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा शो बहुत पसंद आ रहा होगा और हमारे चैनल जो यूट्यूब का चैनल है लाइफस्टाइल ऑन टाइम, शो को भी आपने देखना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और दूसरों तक भी ये बात आपने पहुंचानी है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। पाकिस्तान जिंदाबाद।